नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर शोर से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन करने जा रही है। बसपा का इससे पहले 5 बार राजनीतिक गठजोड़ हो चुका है, लेकिन हर बार निराशा बसपा को ही हाथ लगी। ऐसे में इस बार बसपा इनेलो के गठबंधन से प्रदेश में सियासी समीकरण कितना बदलेगा, क्योंकि उधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं। बीजेपी ने आज बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा चुनाव से पहले मोहनलाल बड़ौली को हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसका क्या असर होगा, ये भी सवाल है। हरियाणा के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, किसको होगा नफा और किसको होगा नुकसान। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा इनेलो एकजुट होने से क्या मुकाबला त्रिकोणीय होगा। बसपा इनेलो के गठबंधन का हरियाणा की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये सभी बड़े सवाल हैं। इनेलो और बसपा का गठबंधन कितना सियासी समीकरण हरियाणा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदलेगा, यह सवाल बेहद बड़ा है। और अगर दोनों का गठबंधन होता है, जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, तो मुकाबला जाहिर सी बात है त्रिकोणीय होगा। और ऐसे में जनता के बीच में पैठ बनाने में कौन कितना मजबूत दावेदारी पेश कर पाएगा, ये तमाम सवाल सियासी पटल पर अब उभरने लगे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में इनेलो की तरफ से लगातार तीसरे मोर्चे की बात होती रही है। अब प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इनेलो बसपा गठबंधन शक्ल अख्तियार कर रहा है। 11 जुलाई को चंडीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की बैठक में दोनों दलों में गठबंधन पर चर्चा और फैसला लिया जाएगा। अभी तो दोनों दल हाथ मिला रहे हैं। जो जिस सीट पर मजबूत होगा उसी पार्टी का उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा। दिल्ली में मायावती और इनेलो कमांडर अभय चौटाला की मुलाकात हो चुकी है। गौरतलब है कि 11 जुलाई की चंडीगढ़ बैठक में ही ये तय होगा कि दोनों दलों में सीटों का बंटवारा कैसे हो। गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी इस मोर्चे में कुछ और दलों को भी मिलाने की तैयारी है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी प्रदेश में 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में प्रदेश में इनेलो बसपा में चुनावी गठबंधन होने से इसका प्रदेश की सियासत पर क्या असर हो सकता है। क्या प्रदेश में इससे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि छोटे और चमक हो चुके दल अब इसी कोशिश में लगे हैं। ये सियासत भी क्या क्या रंग और वक्त दिखाती है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। देवेंद्र, सीधा सवाल की समीकरण किस तरीके के देखने को मिलेंगे। गठबंधन होता है तो क्या हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन होगा, किस तरीके का रद्दोबदल होगा, क्या लग रहा है? पहले की बात करें, चूंकि 4.5 पौने साल 5 साल पहले ही इनेलो 2 टुकड़े हुए थे, जिसमें जेजेपी का जन्म हुआ था। 5 साल पहले देखे तो इनेलो बहुत मजबूत थी, क्योंकि जेजेपी तब तक अस्तित्व में नहीं आई थी और बसपा भी काफी हद तक मजबूत थी। लेकिन इन पिछले 5 सालों में 4.5 सालों में हमने देखा बसपा का वोट बैंक भी शिफ्ट हुआ है। कुछ बीजेपी की तरफ चला गया, कुछ कहीं और चला गया। तो मायावती की पार्टी के अभी कोई कमेटी, कोई नेता कुछ नहीं है। बसपा, मैं समझता हूं बसपा का सियासी जो रुतबा था हरियाणा में, जो सियासी एक इकट्ठ था जिसको हाँ भाई इतने % वोट है, वो घटकर 4% रह गए। हरियाणा में बसपा का वोट बैंक जो लोकसभा चुनाव थे उसमें 4% वोट है और कोई प्रतिनिधि तो जीता ही नहीं।
और इनेलो की जहां तक बात करें, टूट से पहले इनेलो का अच्छा खासा रुतबा था और अब उसी की वजह से मैं समझता हूं कांग्रेस मजबूत हुई है, इनेलो कमजोर हुई है। अब आज की स्थिति है कि बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला है। कांग्रेस को ताकत मिली है लोकसभा चुनाव से, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं बचा। मुख्य धारा की पार्टी हरियाणा में कौन सी है? बीजेपी राज में है, हरियाणा में भी, केंद्र में भी राज में है। बीजेपी एक ताकत बन चुकी है पिछले कुछ सालों में, लेकिन विकल्प क्या था? विकल्प इनेलो थी, लेकिन इनेलो में टूट होने के बाद इसका फायदा कांग्रेस को मिला और लोकसभा चुनाव में लोगों ने ये दिखा दिया कि बीजेपी का मुकाबला, बीजेपी का विकल्प, बीजेपी को सत्ता से बाहर लाने की ताकत अब कांग्रेस में है। तो कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने का मुकाबले की तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन इसी दौरान चूंकि कहते हैं मरता क्या ना करता, यही स्थिति इनेलो के साथ ही। इनेलो को कौन पूछे, इनेलो का कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं, यही स्थिति बीएसपी की है। दोनों पार्टियां बेहद कमजोर हो चुकी है। अपने अस्तित्व को बचाना है, इनको किसी तरीके से मझधार से बाहर निकलना है। जो तूफान आया हुआ है इन दोनों पार्टियों के लिए, किनारे लगना जरूरी है। तो इनेलो और बसपा अब हाथ मिला रहे हैं। 11 जुलाई को चंडीगढ़ में बैठक रखी है दोनों दलों की, सीटों पर सहमति बनेगी। ये मोटा मोटा ये है कि जिस दल का जो उम्मीदवार मजबूत होगा वो दल उसको सीट दे दी जाएगी, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है कि हालात से मजबूर होकर बीएसपी और इनेलो हाथ मिला रहे। और आपको बता दूं, इनेलो के साथ गठबंधन पहले भी हो चुका है हरियाणा में बीएसपी का, लेकिन ये सिर्फ चुनावी गठबंधन होते हैं। चुनाव परिणाम जब आते हैं तो उसके बाद रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो अब मजबूर होकर मेरे को लगता है इनेलो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो पर्दे के पीछे की राजनीति करें, अब इनकी उम्र काफी हो गई है, तो अभय चौटाला को उन्होंने अपनी विरासत सौंपी है। अभय चौटाला को आगे किया हुआ है, लेकिन जो सियासी योजना है वो ओम प्रकाश चौटाला अभी भी गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। और खास बात यह कि इनेलो बेशक कमजोर हुई है, लेकिन इनेलो का कार्यकर्ता अभी भी मजबूत है। और ये जो मैसेज जा रहा है कि बसपा से गठबंधन हो रहा है, इनेलो मिलकर लड़ेंगे, तीसरे मोर्चे की कवायद होती है, तो मेरे को लगता है इनेलो के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, जिलों में थोड़ा सा जोश जरूर आएगा। उनका मनोबल बढ़ेगा कि दो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है कि इन चुनाव परिणामों में इनेलो के लिए, बसपा के लिए आगे के रास्ते खुल जाए। महेश, जो समीकरण अब हरियाणा में बनते नजर आ रहे हैं उसमें इनेलो और बसपा की नजदीकियां एक बार फिर से देखने को मिल रही हैं। और ये कहा भी जाता रहा है कि पहले भी गठबंधन हमने देखा दोनों की पार्टियों के बीच में हुआ। 1998 की बात करें तो लोकसभा सीट से उस वक्त बसपा के अमन नागरा जीते थे। हालांकि ये सवाल उठते रहे हैं कि पार्टी के कोई भी कैंडिडेट अगर जीतता है बीएसपी का तो वो सत्ता पक्ष के पाले में चला जाता है। इस बार क्या कुछ अलग होगा, क्या लग रहा है? महेश, आपके पास मैं लौटूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। वीरेन जी, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन क्या स्वरूप लेता है ये तो 11 जुलाई को तय होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अगर ये तीसरा मोर्चा बनता है गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का, तो इसका लाभ किसको होगा? तो कुल मिला के देखा जाए तो इसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। हालांकि देखिए, अभी तो बात की बात है, बहुत स्वरूप बनेगा, उम्मीदवारों की घोषणा होगी। अगर हम देखें इंडियन नेशनल लोकदल को देखें कि लोकसभा चुनाव में भी देखें तो कुरुक्षेत्र से ज्यादा सिरसा में ज्यादा वोट मिले हैं बहुजन समाज, अपना इंडियन नेशनल लोकदल को। और बहुजन समाज पार्टी के अलग से अगर इनका गठबंधन हो जाए तो गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, क्या तय होगा, इसके अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन एक बात निश्चित है कि विधानसभा चुनाव अगर त्रिशंकु आती है तो दोनों दलों की क्या स्थिति रहेगी। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी जो भी सत्ता में आएगी उसके साथ समर्थन कर देगी, और इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसका क्या स्वरूप रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो इंडियन नेशनल लोकदल की केमिस्ट्री मेल नहीं खाती। तो इसलिए अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है ये तो बाद की स्थिति है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि तब इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति क्या होगी। इंडियन नेशनल लोकदल निश्चित रूप से गैर कांग्रेस दल को समर्थन देगा। तो ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन
गठबंधन के जितने प्रयोग हैं वो अभी तक सफल नहीं हुए। पहले भी मायावती जी से राखी बंधवाते रहे, लेकिन ये जो प्रयोग है वो बीच में असफल होता है। ये विधानसभा चुनाव तक कितना कारगर रहेगा ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये तीसरा अगर गठबंधन बनता है तो इसका निश्चित रूप से लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और ये गठबंधन वोट कटवा की स्थिति में होगा। तो जितने भी वोट काटेंगे उससे भारतीय जनता पार्टी की जो राह आसान हो सकती है। हालांकि अभी तो बहुत ही ये कह सकते हैं कि ये अभी जल्दबाजी की स्थिति है, लेकिन विधानसभा चुनाव में तक ये गठबंधन टिकटों के रूप में किस तरह की स्थिति पैदा होगी। एक बात स्पष्ट है कि इस विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की शक्ति अवश्य बढ़ेगी। पिछली बार मात्र एक सीट थी एलनाबाद से अभय चौटाला की, तो इस बार संभावना है कि इंडियन नेशनल लोकदल की ताकत में वृद्धि हो जाएगी और गठबंधन बनता है, ये स्थायी रूप लेता है तो निश्चित रूप से गठबंधन का जो है कोई प्रभावी रूप दिखाई दे सकता है अभी। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी है क्योंकि अभी गठबंधन में आगे जाकर कई गतिरोध भी पैदा हो सकते हैं। हर दल जो है अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने की होड़ करेगा, तो ये स्वरूप जो है अभी विधानसभा चुनाव पर तब की स्थिति क्या होगी तब पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। महेश, क्या लग रहा है? देखिए, पिछले 4.5 पौने 5 साल से हम ये जानते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल को अगर गठबंधन के रूप में सहयोगी अगर कोई मिलेगा तो बसपा ही मिलेगी, मायावती की पार्टी ही गठबंधन करेगी। ओम प्रकाश चौटाला तक यहां पर डोरी डाल चुके थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार थे। हर संभव प्रयास इंडिया गठबंधन में शामिल होने का यहां किया गया इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 टूक ये कहते रहे कि इंडियन नेशनल लोकदल को ना तो इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा और ना ही हरियाणा प्रदेश में किसी भी तरह की गठबंधन की कहीं कोई जरूरत है। अब 2-2 की ये बात कही जा सकती है कि बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल का साथ होगा। राजनीति के जानकार 4.5 साल पिछले जब से मनोहर 2 ये सरकार शुरू हुई थी तब से इस बात की जानकारी तमाम लोग रखते हैं कि भाई यहां इंडियन नेशनल लोकदल को सहयोगी के रूप में शायद ही कोई दूसरा दल हासिल हो। और जिस तरीके से जिक्र यहां पर चल रहा था, वीरेंद्र जी जानकारी दे रहे थे, उसी बात को मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई तीसरा विकल्प पैदा होता है तो एंटी बीजेपी वोट यानी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हैं उनके पास अभी सिर्फ एकमात्र जो विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है। अगर किसी भी सूरत में इंडियन नेशनल लोकदल अगर थोड़ी सी अपनी शक्ति को जुटाकर बढ़ाकर दिखाने की कोशिश करता है और बसपा का वोट अगर उसमें जुड़ता है तो थोड़ी सी यहां पर बिखराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर मोटे तौर पर मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो बीता लोकसभा चुनाव था इसमें शिफ्टिंग हो चुकी है। आईएनएलडी का वोटर अब कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हो चुका है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, पीढ़ियों से जो लोग, जिन लोगों ने पीढ़ियों से कभी इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर वोट नहीं किया था, पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर वोट किया। और ऐसे एक नहीं अनेकों मामले, अनेकों ऐसे परिवार सामने आए थे जो ये कह रहे थे कि पहली बार वो कांग्रेस पार्टी में वोट दे रहे हैं। यानी इंडियन नेशनल लोकदल का वोटर, जेजेपी का वोटर ग्रामीण क्षेत्रों में शिफ्ट हुआ कांग्रेस पार्टी में और यही वजह की ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ज्यादा प्रभावी, ज्यादा जो है मजबूत नजर आई थी। इसी वोट शिफ्टिंग की वजह से ये सब कुछ देखने को मिला था। और जिक्र करें यहां पर अनुसूचित जाति के वोटों का, जो कि बड़े पैमाने पर एक हार्डकोर वोटर माना जाता है, खासकर चमार जो वोटर है वो हार्डकोर वोटर माना जाता है बसपा का। वो सीधे सीधे यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए वोटिंग के लिए, उनके समर्थन के लिए कतारों में खड़ा था। अब यह भी कह सकता हूं कि बसपा का वोटर भी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, बड़ी तादाद में शिफ्टिंग देखने को मिली है। तो बहुत ज्यादा कुछ भी यहां गिनवाने को, हासिल करने को ना तो इंडियन नेशनल लोकदल के पास है और ना ही बसपा के पास। और गठबंधन के लिए भी एक दूसरे को हाथ पकड़ने के अलावा कोई ज्यादा विकल्प हरियाणा प्रदेश में इनके लिए नहीं थे। तो बहुत ज्यादा कुछ हासिल इंडियन नेशनल लोकदल या बसपा कर पाएगी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि यहां अब फैसले की घड़ी जब आएगी तो आमने सामने की स्थिति देखने को मिलेंगे। मोदी और नायब सिंह सैनी की तरफ खड़े होने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और यहां एंटी बीजेपी जो वोटर है वो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के खाते में उनके समर्थन में खड़ा हुआ नजर आएगा। तो बहुत ज्यादा तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश कर भी ली जाए तो परिणाम के रूप में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। देवेंद्र, जो समीकरण जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, बहुत ज्यादा परिवर्तन और बहुत ज्यादा इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि आगामी रणनीति हर दल बना रहा है, क्योंकि अभय चौटाला को हमने कई मंचों से कहते हुए भी सुना कि समीकरण बिगाड़ेंगे लोकसभा चुनाव में। अब लोकसभा चुनाव तो निकल चुका, अब विधानसभा चुनाव की जो रण है वो तैयार करने की बारी आई है। तो अभय चौटाला की जो बातें, जो दावे थे, वो कितने प्रभावी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? देखिए सौरभ, इनेलो और बीएसपी जिस तरीके से परसों मीटिंग कर रहे हैं,
कुछ इस तरह का मेरे को लगता है गिव एंड टेक वाली सिचुएशन दोनों में रहेगी कि किसी तरीके अपने अस्तित्व को बचाना है। पार्टियां बिल्कुल खत्म न जाए, और इनेलो पे तो यही खतरा है कि पार्टी की मान्यता खत्म होने की तलवार लटक रही है। तो मेरे को लगता है दोनों किसी तरीके से ऐसी सहमति बनाएंगे, ऐसी रणनीति बनाएंगे कि कम से कम सीट भले ही ना आए, शाबाशी सभे भले ही ना मिले, लेकिन इतना जरूर हो जाए कि बिल्कुल भद ना पिटे, किसी तरीके से मतलब दोनों को थोड़ा थोड़ा फायदा होता नजर आए, ताकि आगे जो भविष्य है इनका, इनके कार्यकर्ता है, नेता है, पार्टी चलने की बात है, तो मेरे को लगता है आगे की ओर देखकर ये कुछ इस तरह की रणनीति फैसले करेंगे। जहां तक कांग्रेस बीजेपी की बात है, मुकाबला बिल्कुल मेरे को लगता है अब आमने सामने का है। बीजेपी के विरोध वाला जो लोग हैं उनके पास विकल्प कांग्रेस है, और बीजेपी जिन लोगों को अपने साथ जोड़ पाएगी, अपनी उपलब्धियां बता पाएगी, लोकसभा चुनाव में जो गलतियां कमियां रह गई अगर उनको सुधार पाएगी तो बीजेपी का पास भी चांस है। लेकिन कोई मेरे को लगता है त्रिकोणीय मुकाबले की गुंजाइश बहुत कम लग रही है। अगर कुछ बड़ा उलटफेर, कोई ऐसी घटनाक्रम हो जाए, या कोई और दल, आम आदमी पार्टी है जैसे, या जजपा है, अगर वो कहीं इस गठबंधन में या इस तीसरे मोर्चे में कहीं ना कहीं उनकी अगर भागीदारी रहती है, तो अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस को या बीजेपी को थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन मुकाबला मेरे को लगता है बीजेपी और कांग्रेस में, और त्रिकोणीय संघर्ष की, त्रिकोणीय मुकाबले की सूरत कम नजर आ रही है। वीरेंद्र जी, जो वोटों पर नजर है अगर बात की जाए तो जाट और दलित वोटों पर अमूमन बीएसपी और इनेलो की नजर रहती है। इस बार क्या उनको भुनाने की पूरी पुरजोर कोशिश की जाएगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव में कोई भी कोताही दोनों ही पार्टियां बरतनी नहीं चाहेंगी। हालांकि जनाधार अपने अपने क्षेत्र में है, लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो उतना प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब जो मतदाता है काफी जागरूक है, वो जो है जो भी दल जीतने वाला है उसकी तरफ जाना चाहता है, जिसकी सरकार बनने वाली हो उसमें उसकी भागीदारी हो। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की अब ये स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति जननायक जनता पार्टी की थी इस विधानसभा चुनाव में, वो स्थिति इंडियन नेशनल लोकदल की हो सकती है। यानी कि जजप्पा का स्थान जो है इंडियन नेशनल लोकदल ले सकता है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी तो बिखराव की तरफ है। और बहुजन समाज पार्टी के साथ जो गठबंधन बनेगा, इस गठबंधन में कई तरह की परेशानी आने वाली है, क्योंकि इतना सरल नहीं है। देखिए, जो भी अगर अपने अपने, हालांकि देखिए दोनों में 90 सीटों में आपस में बंटवारा करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई कभी भी रह सकती है। देखिए, अपनी विचारधारा की लड़ाई है, ये सत्ता के लिए एकत्रित हुए हैं, इनका जो गठजोड़ होगा सत्ता के लिए होगा। दोनों की विचारधारा तो अलग अलग है, तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए किस तरह जनता के सामने पेश होते हैं ये तो बाद में समय बताएगा। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जाट मतदाताओं का और दलित मतदाताओं का अगर आपस में गठजोड़ की बात कर रहे हैं, ये तो पहले भी प्रयोग हुआ था। हालांकि देखिए, लोकसभा चुनाव के समय में तो सफल रहा था। 1998 में 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल गई थी और 4 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल को। वो तब राष्ट्रीय मुद्दे थे, तब मुद्दे अलग थे। और आज जो है, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुख्यतः मुकाबला है। तो ये तीसरे अगर मोर्चा बनता है गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का, लेकिन जिसमें जिनको भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी, तो उनके लिए एक अवसर हो सकता है ये गठबंधन की ओर जाने के लिए, टिकट लेने के लिए। लेकिन गठबंधन किस तरह के उम्मीदवार उतारेगा ये भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आज एक ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, मोहनलाल बडोली तीसरे ब्राह्मण नेता है, पहले रमेश जोशी भी अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के। तो इसलिए मोहनलाल बडोली जो है तीसरे ब्राह्मण चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, क्योंकि जो ब्राह्मण थे रोहतक से और सोनीपत संसदीय सीटों से दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी हार गए थे। तो इसलिए अब जो राज्यसभा की सीट जो रिक्त हुई है दीपेंद्र हुड्डा के बाद, तो उसके लिए अब ये दलित चेहरे को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकते हैं, उसके लिए रास्ता साफ हो गया। हालांकि दलित चेहरे के रूप में कृष्ण पवार पहले भी है, लेकिन अब बंतो कटारिया या सुनीता दुग्गल, मतलब एक महिला को भारतीय जनता पार्टी एक राज्यसभा में भेजने का जो संकल्प है, एक अवसर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन क्योंकि ये राज्यसभा में कोई महिला आज तक गई नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या इस अवसर को बुलाना चाहेगी किसी दलित महिला को भेजकर, या पार्टी बाहर से, हरियाणा से बाहर से किसी को भेजेगी? तो ये, क्योंकि हरियाणा में चुनाव में तो पार्टी ऐसा जोखिम नहीं लेगी, तो एक राज्यसभा के माध्यम से भी पार्टी के पास एक अवसर है कि किस तरह अपने दूसरे जातीय संतुलन बनाए रखती है। लेकिन दलित और जाट का ये गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का कोई प्रभावी हो पाएगा ये फिलहाल तो दिखाई देता नहीं है, क्योंकि तीसरे मोर्चे के लिए हरियाणा में कितना स्थान है, क्या इसके अंदर अब कौन शामिल हो सकता है? समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले ही 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, वो तो कह रहे हैं हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो ये अरविंद केजरीवाल के स्तर पर फैसला होना है।
तो कुल मिला के देखिए कांग्रेस भी कभी कोई गठबंधन नहीं करेगी विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट इनकार हो चुका है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगी। तो ये जो गठबंधन होगा, अगर तीसरा मोर्चे का गठबंधन बनता है तो क्या हरियाणा की राजनीति में इसकी प्रासंगिकता होगी, या त्रिशंकु विधानसभा आने पर यह गठजोड़ को है कोई गुल खिला सकता है, ये समय की बात है अभी। महेश, जो स्थिति अब हरियाणा की जो सियासत में देखने को मिल रही है, सवाल यह है कि जेजेपी की भूमिका उसमें किस तरह की रह सकती है, क्योंकि इनेलो को पहले अप्रोच करने की कोशिश की थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जेजेपी दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये कहा गया था कि बड़े चौटाला साहब अगर हम ही भरते हैं तो हम तैयार हैं। उसके बाद वो फिर उनके साथ गठजोड़ नहीं हो पाया। बसपा के साथ इनेलो का गठजोड़ होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में जेजेपी की भूमिका किस तरह से देखी जा सकती है? देखिए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को तैयार करने की, उनका मनोबल बढ़ाने की जो कोशिश है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंच रहे हैं और एक संदेश भी यहां पर दिया गया, एक बयान के जरिए एक संदेश दिया गया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम में बैठकर इंग्लिश बोलने वालों ने दुष्यंत चौटाला को लूट लिया, यानी उनके बेटे के साथ धोखा हुआ है। वो एक तरीके से पीड़ित यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही बेटे को। दुष्यंत चौटाला को ये कहकर जो है लोगों की सांत्वना उनके लिए जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। इंग्लिश में बोलने वालों ने ड्राइंग रूम में बैठकर जो अंग्रेजी में बात कर रहे थे, उन लोगों ने बड़ा धोखा दुष्यंत चौटाला को दिया है। तो यानी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण आबादी का जो वोटर है उसे ये एक संतुष्टि देने की कोशिश अजय सिंह चौटाला की तरफ से की जा रही है कि बेटा उनका गलत नहीं था, कुछ गलत लोगों ने ड्राइंग रूम में घेर लिया जिसकी वजह से इस तरह का जो संकट है वो सामने आया, इस तरह की परेशानी सामने आई। तो इस हाथों से ये कह सकता हूं कि इस बार बहुत ज्यादा संभावनाएं जननायक जनता पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि जो हार्डकोर जाट डीएनए का वोटर दुष्यंत चौटाला के साथ खड़ा था और जिस तरीके से हमने देखा जींद के पांडु पिंडारा की धरती पर जो भीड़ जुटाई गई थी पार्टी की स्थापना के वक्त, जननायक जनता पार्टी की जिस वक्त स्थापना की गई थी उस वक्त नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की कह सकता हूं कि 70% जो आबादी है वो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से थी और 30% प्रदेश के अन्य राज्यों से उस रैली के स्थापना के वक्त देखने को मिल रही थी। तो यकीनन ये कह सकता हूं कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में भी हवाओं का रुख अब बदल चुका है। अब कांग्रेस में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र इस वक्त नजर आ रहा है। लोकसभा का चुनाव परिणाम भी इसी बात को साबित कर रहा है कि हिसार लोकसभा के 9 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो लीड मार्जिन सामने आया वो 45,000 से ज्यादा वोटों का नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में सामने आया। तो कह सकते हैं कि यह इंडियन नेशनल लोकदल का इलाका था। इंडियन नेशनल लोकदल के कोर वोटर इस इलाके में रहते थे, लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आईएनएलडी और जेजेपी का वोटर शिफ्ट हो चुका है कांग्रेस पार्टी में, इसी वजह से इन तमाम इलाकों में या प्रदेश का कोई भी ऐसा इलाका जहां पर आईएनएलडी या जेजेपी का असर था वहां पर अब कांग्रेस पार्टी का असर बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जाट वोटर की जो शिफ्टिंग है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिली है, जिसकी वजह से प्रदेश के तमाम 90 विधानसभा क्षेत्रों में जननायक जनता पार्टी के लिए संभावनाएं जाट वोटर के लिहाज से काफी ज्यादा कम नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अब आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण किस तरीके के हरियाणा में बनेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आएगा। जिस तरीके से सियासी समीकरण अब दिन ब दिन बढ़ते हुए बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।